हर आदमी में होड़ लगी हुई है, हर राजनीतिक दल में होड़ लगी हुई है, इसलिए हर एक को सेकुलर कहलवाना है। 28 पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर पर और छोटे छोटे राज्य स्तर पर। हर पार्टी ये कहती है कि हम किस तरीके से मुसलमान की नाजायज मांगों को जस्टिफाई करेंगे, तभी हम सेकुलर कहलाएंगे। हमें सेकुलर नहीं बनना, हमारी मिट्टी में सेकुलरिज्म है, लेकिन अब सेकुलरिज्म की परिभाषा इस देश में जो हो गई है वो तो बिल्कुल भी हमें मान्य नहीं है। और इस सरकार को भी मैं एक चीज का याद दिलाना चाहता हूं। इस पार्टी की सरकार भी बनी थी 98 से लेकर के 99 में बनी थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल जी ने एक पूर्व चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेंकट चलैया साहब के नेतृत्व में एक काम दिया था। उसमें जो सिफारिशें थी आज आप उनको भी लागू कर दें। वेंकट चलैया आरएसएस बीजेपी के नहीं थे। उसी में कहा गया था कि पूरे देश में समान शिक्षा होनी चाहिए। आज आपने क्या कर रखा है? मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग है। वो ऐसा क्या मुसलमान पढ़ाते हैं जो हिंदुओं को नहीं पढ़ना चाहिए? ये मदरसे क्यों चल रहे हैं जहां से सिर्फ जिहादी पैदा होते हैं? आप चाहते हैं कि मदरसों को मॉडर्नाइज करके वहां से कौन पैदा होगा? हामिद अंसारी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कौन पैदा हुआ? पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान बनने की थॉट पैदा हुआ। आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? आप दुनिया में ऐसे लोगों को कमजोर किया जाता है, ऐसे लोगों को अलग थलग किया जाता है, लेकिन हम ऐसे लोगों को बार बार ये कह के कि ये मेन स्ट्रीम लाइन में आएंगे तो क्या करेंगे? मेन स्ट्रीम में तो महबूबा आ गई, मेन स्ट्रीम में तो अब्दुल्ला भी आ गया। तो महबूबा का एजेंडा क्या है? और महबूबा जो करती है वो बंगाल का मुसलमान उस पर मोहर लगाता है और चेन्नई का मुसलमान भी उसके साइड खड़ा हो जाता है। लेकिन 5.5 कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए इस देश में कोई चर्चा नहीं होती। तो ये तय करें कि पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है और हमें करना क्या है। युवाओं से मेरी दरखास्त है कि आप राष्ट्र की तरफ बढ़ें। वो परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर राष्ट्र मजबूत होगा, एक पीढ़ी को कीमत देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता। जो हमारे पूर्वजों से गलती हुई है, उस कारण हमें अपने इस दौर में हमने अपना सफर तय कर लिया। आरएसएन ने अपना सफर तय कर लिया, जीडी ने कर लिया, सुशील पंडित ने कर लिया, कैप्टन सिकंदर रिजवी ने कर लिया, अंकुर शर्मा ने कर लिया, प्रोफेसर कपिल कुमार ने कर लिया, विक्रम सिंह ने कर लिया। हम सब ने अपना सफर तय कर लिया और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और ना हमें किसी चीज की चाह है। लेकिन इसके बावजूद भी एक पीढ़ी को अपने स्वार्थों से ऊपर हटना होगा, अपनी जिंदगी की सुविधाओं को कुछ कम करना होगा, तब तो यह राष्ट्र बचेगा, नहीं तो यह राष्ट्र नहीं बचेगा। और लोग सुबह से लेकर शाम तक देश नहीं राष्ट्र को तोड़ने में लगे हैं, आस्थाओं को तोड़ने में लगे हैं। आपकी आस्था आपको जोड़ती है। आप सरकारी नौकरी करते हैं, उससे आप राष्ट्र के प्रति बहुत वफादार हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। राष्ट्र आस्थाओं से चलता है, राष्ट्र आपकी संस्कृति से चलता है, सरोकारों से चलता है, उपासना से चलता है। यहां जो कुछ है, पेड़ है, पर्यावरण है, नदी है, पहाड़ है, उनसे जब तक नहीं लगाव होगा राष्ट्र नहीं बचेगा, क्योंकि यही राष्ट्र है। ये पुलिस, ये बड़ी नौकरी, ये संस्थान, ये सब बदलते रहते हैं। इसलिए राज्य को चलाने के लिए संविधान चाहिए होता है। संविधान में आप कभी कुछ लगा देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, कोई नया कानून बना देते हैं, कभी जीएसटी आ जाएगा, कभी जीएसटी चला जाएगा, कभी उसमें बढ़ जाएगा। ये तो छोटे छोटे प्रकल्प हैं जो राज्य को चलाने के लिए हैं। लेकिन राष्ट्र की पहचान क्या है, आपके मूल्य क्या हैं, आपकी आस्थाएं क्या हैं,
ये जो हजारों बड़े बड़े पुराने पुराने मंदिर हैं, यही भारत राष्ट्र की आस्था है, यही पहचान है। ये पीपल की पूजा, ये तुलसी की पूजा भारत के संविधान में नहीं लिखा है करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपका ज्ञान इतना इतना ज्यादा एडवांस था कि आप उसे सही भाषा में कम्युनिकेट नहीं कर पाए, लिहाजा आपने हर बात को आस्था से जोड़ दिया कि तुलसी की पूजा करनी चाहिए। यह नहीं बताया कि तुलसी साइंटिफिक है, पीपल साइंस है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आपको नहीं बताया कि ये जो नीम के पेड़ से हम हल्की सी दतून से मंजन करते थे, आपने इसको समझा कि ये तो क्या कंजर्वेटिव चीज है, नीम की डंडी से जिसे आप दतून कहते हैं, इससे से बड़ा हम क्या, ये तो इस वेरी बैकवर्ड। लेकिन यही अमेरिका में $2 $3 की मिलती है। उन्होंने आपको केमिकल कहा, इसे मजिए, आपको नेचर से दूर कर दिया। वो ये जानते थे कि इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश पे राज करने के लिए, इसकी आस्थाओं को, इसकी परंपराओं को, इसके सरोकारों को जब तक उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं लाओगे, उनको छोटा साबित नहीं करोगे, इस देश को तोड़ नहीं पाओगे। और कुछ मूर्ख लोग ये समझने लगे विकास का मतलब है बड़ी बड़ी बिल्डिंग, शिक्षा का मतलब है 100 में से 97 नंबर, जेंटलमैन का मतलब है टाई और अंग्रेजी बोलने वाला। हमने कहां से कहां चले गए। विवेकानंद न टाई लगाए थे और ना ही कोई ऐसा आडंबर किए होते। उसी वेशभूषा में जब बोले तो आज भी उनके भाषण को यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग सुनते हैं। वो भारत को उनसे जानते हैं। ये बौने लोग आए थे 47, 48, 49, 50 से लेके, इन बौनों से दुनिया में कोई इस भारत को तो लोग कमजोर भारत मानते हैं। आप अपने मुद्दों को समझें। छोटी सी बात के ऊपर एक आंदोलन खड़ा कर देना, उस आंदोलन में आग लग जाना, लोगों पे गोली चल जाना, कुछ छात्रों का मर जाना, ना, इतना बड़ा मसला नहीं है जिंदगी का कि आज का युवा इन कामों के लिए जान दे दे। आज के युवा की जरूरत है कि लंबी बात करे। जब वो आज 20 साल का, 22 साल का है, जब शादी करेगा, जब उसके बाद तो पता चलेगा कि जो उसने ताकत 20 साल में लगाई थी, आज उसके सामने अगले 100 साल तक इस देश को कोई कमजोर नहीं करेगा। और ये सिलसिला चलता रहा तो हजारों साल पुराना भारतवर्ष, ये सनातन की पहचान, ये पहचान वेदों से है, उपनिदेशों से है, ये पुराण से है, ये आस्था से है, ये उपासना से है, ये नदियों से है, ये परंपराओं से है, ये सूर्य की पूजा है, ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये तमाम सारी चीजें हैं। आप जब इसको समझेंगे और इनको समझने के बाद आपके अंदर एक आत्मबोध होगा, एक आत्मसम्मान जगेगा, तब जरूरी नहीं है। अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे कम लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे यहां क्या हुआ, हमारे यहां अंग्रेजी को एक भाषा नहीं समझा गया, एक लैंग्वेज नहीं समझा गया। अंग्रेजी हमारे यहां लैंग्वेज नहीं थी, अंग्रेजी हमारे यहां एक क्लास थी। अंग्रेजी बोलना एक क्लास में शामिल हो जाना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में शामिल हो जाना, बहुत ज्ञानी लगना, बहुत कल्चर्ड लगना, हाई मैनरिज्म की बात हो जाती थी। सबसे कम लोग बोलते हैं दुनिया में अंग्रेजी, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा, संस्कृत को छोड़ा और पहली क्लास से लेके बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाते रहते। हम उससे कहते हैं तू अंग्रेजी पढ़, और उस अंग्रेजी पढ़ने के बाद तेरी क्लास में अगर ऐसे लिखने को आए, अंग्रेजी में निबंध लिखने को आए, तो तू उसको अंग्रेजी में लिख।
और उस अंग्रेजी में कहा जाए कि आप लिखें मेरा ड्रीम, मेरा एक सपना। उस बच्चे से पूछिए जिस संस्कृति में पला बड़ा है, जिस मां की गोद में वो पैदा हुआ है, जिस मां की गोद में वो खेल करके बड़ा हुआ है, उस बच्चे से कह रहे हैं कि तू जो सपने के बारे में लिख, वो सपना भी अंग्रेजी में देख। वो कहता है मैं तो भैया हिंदी में पैदा हुआ, उर्दू में पैदा हुआ, मुझे सपना अंग्रेजी में आता नहीं है, तो मैं ड्रीम के ऊपर कैसे निबंध लिख दूं। लेकिन उससे लिखवाया जा रहा है कि तू लिख, क्योंकि जब तक तू ये नहीं लिखेगा तो आपका बच्चा आधुनिकता की जो दौड़ है उसमें शामिल नहीं होगा। वो चंदा मामा दूर के कहानी सुन रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि सपना तू अंग्रेजी में देख। इसलिए अंग्रेजी बोलने वाले यहां स्कूल खुले, यहां की गुरुकुल को समाप्त किया गया। इंग्लैंड की संसद के अंदर बाकायदा मैकॉले ने यह बात कही कि यहां जब तक आप शिक्षा पद्धति को नहीं तोड़ेंगे, भारत पे राज नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी ऐसे स्कूल थे सबको बंद कर दिया गया और कॉन्वेंट चालू करा दिए गए। और जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनसे कहा आपके बच्चे यहीं पढ़ेंगे, और उसमें इंग्लिश कंपलसरी कर दी। आज इतने सालों के बावजूद भी आज हम अंग्रेजी भी अटक अटक के बोलते हैं, तब भी हम उसको यही कहते हैं नहीं ये ब्रिलियंट है। लेकिन धारा प्रभा आप अपनी मातृभाषा, वो उर्दू हो, वो हिंदी हो, वो संस्कृत हो, जो मलयालम हो, बंगाली हो, वो मद्रासी हो, कोई भाषा हो, उसमें सोचना, उसमें बोलना आज भी भारत में हीन भावना का एक मापदंड समझा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि अंग्रेजी भारत में कभी एक लैंग्वेज की तरह नहीं आई, भारत में एक क्लास की तरह आई। उन कुछ लोगों की क्लास है। आपको तय करना है कि आपको डिग्री लेकर के एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, जीवन जीने के लिए आपको कुछ करना है, करिए। वो रहते हुए भी आप भारत राष्ट्र को बचा सकते हैं, भारत के मूल्यों को, परंपराओं को बचा सकते हैं।